प्राचीन राज्य रेवेंस्पायर में युवा ब्रैम बिना किसी स्वार्थ के राजसी घोड़ों की देखभाल करता था, अपने काम के प्रति समर्पित। जब राजा बीमार पड़ा, ब्रैम की निष्ठा ने चमक बिखेरी। उसने रातों को जाग कर राजा की देखभाल की और उसे आराम पहुंचाया। सर्दियों के मौसम में युद्ध छिड़ गया, जब पड़ोसी राज्य ने रेवेंस्पायर को धमकी दी। राजा युद्ध के लिए रवाना हुआ और ब्रैम को युवा राजकुमार एडविन की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। एक रात ब्रैम ने महल में किसी की आहट सुनी। उम्रदराज होने के बावजूद उसने शत्रु जासूस का सामना किया और राजकुमार की रक्षा के लिए उसे पकड़ लिया। अपनी जीत के बाद लौटकर राजा ने ब्रैम की बहादुरी और वफादारी का सम्मान करने के लिए उसे सभी के सामने सम्मानित किया। अब एडविन राजा बन चुका था और उसने सुनिश्चित किया कि ब्रैम अपने अंतिम दिनों में शांति और सम्मान से जिए, उस वफादार सेवक का आदर करते हुए जिसने उसकी रक्षा की थी। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी लाइब्रेरी में अमेलिया नामक एक युवा पुरातत्वविद को एक धूल से ढका हुआ नक्शा मिलता है। जब वह उस पर से धूल साफ करती है तो सुनहरे रंग की एक छुपी हुई संदेश चमकने लगती है, जो खोए हुए मिस्त्राल नगर की दिशा बताती है। मानचित्र पर संकेत हैं कि वहां बेशुमार खजाने और एक भूले हुए सभ्यता के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। अमेलिया समझ जाती है कि यह खोज उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। बिना समय गंवाए वह अपने दल को तैयार करने के लिए निकल पड़ती है, ताकि जंगलों की अनजानी राहों में उस रहस्य को खोज सके। अमेलिया अपने अभियान के लिए एक अनोखी टीम तैयार करती है। लियाम, एक मजबूत और साहसी व्यक्ति जिसके पास कठोर अनुभव हैं। जोई, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो कोड और संकेत समझने में माहिर है। और डॉ फैजल, एक अनुभवी इतिहासकार जो मिस्त्राल की पुरानी कहानियों का जानकार है। वे सभी एक पुराने बंदरगाह पर मिलते हैं, जहां रोमांच और थोड़ी चिंता का माहौल है। हर सदस्य के पास एक अलग कौशल है और सभी मिलकर अनजानी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी यात्रा घने और धुंध भरे जंगल में शुरू होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने झाड़ झंखाड़ से रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा है और हवा में नमी के साथ साथ अजीब जीवों की आवाजें गूंज रही हैं। लियाम आगे बढ़ते हुए बेलों को काटता है, जबकि अमेलिया ध्यान से नक्शे को देखती है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि अजीब जानवरों की आवाजें गूंजने लगती हैं और पेड़ों के बीच परछाइयां दिखाई देती हैं। जंगल की गहराई में उतरते ही एक रहस्यमय और डरावनी अनुभूति हर किसी के दिल में बस जाती है। जंगल में चलते हुए दल एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर पहुंचता है, जिस पर जटिल नक्काशी की हुई है। जोई उन लिपियों को पढ़ने की कोशिश करती है और उसे एक पहेली मिलती है जो मिस्त्राल के रास्ते का संकेत देती है। मगर संदेश में चेतावनी भी है कि आगे अनेक फंदे और कठिनाइयां होंगी। टीम आश्चर्य और भय से उस पुरानी सभ्यता के निशानों को देखती है। हर कदम मिस्त्राल के करीब ला रहा है, मगर साथ ही खतरों के भी करीब ला रहा है। आगे एक चौड़ी नदी बह रही है, जिस पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। जैसे ही वे नदी पार करने का प्रयास करते हैं, वे पानी के नीचे बड़ी छायाएं देख सकते हैं। विशालकाय सांप, जो मिस्त्राल के संरक्षक कहे जाते हैं। उनके पास नदी पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दल के प्रत्येक सदस्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सांपों के मुंह से बाल बाल बचते हुए नदी पार करने का प्रयास करता है। कई दिनों के कठिन सफर के बाद दल को आखिरकार एक पत्थर का दरवाजा दिखता है, जो बेलों और काई से ढका हुआ है। यह एक विशाल संरचना है, जिस पर अजीब डरावने चेहरे उकेरे गए हैं। थोड़ी हिचकिचाहट और उत्साह के साथ वे दरवाजा खोलते हैं। अंदर से हल्की रोशनी आ रही है और उन्हें एहसास होता है कि वे मिस्त्राल में कदम रखने ही वाले हैं। डॉ फैजल धीरे से एक प्रार्थना करते हैं, जानते हुए कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। जैसे ही टीम मिस्त्राल में प्रवेश करती है, उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने भव्य मंदिर, विशाल चौक और जटिल मूर्तियां हैं। ये शहर समय के साथ ठहर गया लगता है। चारों ओर अजीब खामोशी पसरी हुई है। दल के हर सदस्य के कदम गूंजते हैं और वे महसूस करते हैं कि वे सदियों बाद इस जगह पर कदम रखने वाले पहले इंसान हैं। घूमते हुए उन्हें महसूस होता है कि इस जगह के रहस्यों को छुपाने के लिए अनगिनत जाल और बाधाएं हैं। वे रहस्य और डर की मिलीजुली भावना से भर जाते हैं। एक छोटे और आरामदायक बैठक कक्ष में एक छोटा लड़का फर्श पर पैर मोड़कर बैठा है। उसकी आंखें बड़े उत्साह के साथ टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, पर मोटू और पतलू दिखाई देते हैं, हमेशा की तरह जोश में, फॉरफुरी नगर के जीवंत शहर में अपने अगले साहसिक कारनामे के लिए तैयार। लड़का जोर से हंसता है, जैसे मोटू और पतलू एक और मजेदार स्थिति में फंसते हैं। वह खड़ा होकर मोटू के हस्ताक्षर वाली चाल की नकल करता है, जैसे वह शो का मुख्य नायक हो। शो के बाद लड़का अपने खिलौनों को इकट्ठा करता है और पूरे एपिसोड को अपने ही मजेदार अंदाज में सुनाता है। दूर से देखते हुए उसके माता पिता मुस्कुराते हैं।
ये देखकर कि मोटू और पतलू उसे कितनी खुशी देते हैं। आरव एक ऐसा लड़का था जिसे क्रिकेट से बेहद लगाव था। उसके कमरे की चारों दीवारें उसके पसंदीदा क्रिकेटर्स के पोस्टर्स से ढकी हुई थीं। जब भी कोई उसके कमरे में आता तो उसे आरव का क्रिकेट के प्रति जुनून महसूस हो जाता। क्रिकेट उसके लिए केवल एक शौक नहीं था, वह उसका सपना था, उसकी प्रेरणा थी। एक दिन आरव अपने घर में बैठकर क्रिकेट का मैच देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और वह हर चौके छक्के पर खुशी से झूम उठता था। जैसे ही उसके पसंदीदा खिलाड़ी ने एक शानदार शॉट खेला, आरव ने जोर से तालियां बजाईं। उसका परिवार भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रिकेट आरव के जीवन का अहम हिस्सा था। दिन गुजरते गए और आरव अपने स्थानीय मैदान पर सुबह और शाम कड़ी मेहनत से अभ्यास करता रहा। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके कोच भी बहुत प्रभावित थे। फिर एक दिन आरव के जीवन का वह खास पल आया जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रहा था। उसे स्थानीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। जब यह खबर उसके पास पहुंची तो वह खुशी से उछल पड़ा। वह भागकर अपने परिवार के पास गया और उनके साथ यह खुशखबरी साझा की। परिवार ने भी आरव की इस कामयाबी पर गर्व किया और उसका हौसला बढ़ाया। आरव के चयन की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। उसकी मेहनत और क्रिकेट के प्रति उसके जुनून की तारीफ कर रहा था। दोस्तों ने उसे बधाई दी और कई लोग जिन्होंने उसे बस खेलते देखा था, वे भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आरव का सपना सच हो रहा था और वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। फिर आया वह दिन जिसका आरव को बेसब्री से इंतजार था, उसके पहले मैच का दिन। नए टीम के जर्सी में सजा हुआ आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा। मैदान में कदम रखते ही उसे एक खास तरह का जोश और उत्तेजना महसूस हुई और उसने तय किया कि वह अपनी पूरी जान इस खेल में लगा देगा। खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे वह अपनी लय में आता गया। हर रन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और आखिरकार आरव ने अपने पहले मैच में शतक जड़ दिया। मैदान में बैठे दर्शक उसकी इस उपलब्धि पर झूम उठे और तालियों की गूंज में आरव ने अपनी बैट को हवा में लहराया। यह उसके लिए एक अनमोल पल था। उसका कोच दौड़कर उसके पास आया और उसके कंधे पर गर्व से थपकी देते हुए कहा, तुमने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, आरव। कोच की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। उस यादगार मैच के बाद भी आरव ने अपनी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह फिर से अपने पुराने मैदान पर लौट आया और पहले से भी ज्यादा मेहनत से अभ्यास करने लगा। अब उसकी प्रेरणा और बढ़ गई थी और उसे यकीन था कि आगे और भी बड़े सपने उसे पूरा करने हैं। आरव का सफ़र अभी शुरू ही हुआ था और वह हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।